अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है 20 एंड द चैप्टर नेम इज़ रिप्रोडक्शन। जब हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस की बात करते हैं तो हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हम उनको लिविंग कंसिडर करते हैं जो कि सांस लेते हैं, जो मूवमेंट कर सकते हैं और जो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज़ द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, the ability of organisms to produce offspring of their own kind। री मीन दोबारा, प्रोडक्शन मीन प्रोड्यूस करना, मतलब कि अपनी ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स रेस, अपनी नस्ल को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं। एनिमल का वो ग्रुप सक्सेसफुल कहलाता है जो कि बहुत फास्टली रिप्रोड्यूस करते हैं, और अगर कोई ग्रुप ऑफ एनिमल बहुत फास्टली रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो उसके एक्सटेंशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एनिमल किंगडम को देखें तो सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के, क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और अगर हम एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स को देखें लाइक दैट ऑफ डायनासोर्स, तो एक वक्त ऐसा था जब इस लैंड के ऊपर सबसे डोमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स थे डायनासोर्स, लेकिन अब वो एक्सटेंट हो चुके हैं। क्यों एक्सटेंट हो गए? उसके लिए डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे। एक फैक्टर की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जो डायनासोर्स हैं तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उनको बहुत ज़्यादा फूड चाहिए था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बाकी ऑर्गेनिजम्स भी इवॉल्व होते गए तो उन्होंने भी फूड लेना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से खुराक कम पड़ गई डायनासोर्स के लिए। एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि जो बाकी ऑर्गेनिजम्स आए तो उन्होंने इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं तो उनको भी चेंज कर दिया, जिसकी वजह से डायनासोर्स के लिए लैंड के ऊपर रहना पॉसिबल ना हो सका। और एक मेजर जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो ये भी है कि बाकी ऑर्गेनिजम्स ने डायनासोर्स के एग्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी जेनरेशन कम होती गई। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डायनासोर्स एक्सटेंट होते गए। तो नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो 2 टाइप की रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में हो सकती है। एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मीन एब्सेंट, सेक्सुअल मीन सेक्सेस, मतलब कि मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी यहाँ पर, बल्कि दिस इज़ द सिंपल टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट्स। कोई गेमीट्स नहीं है बल्कि सिंपली एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया, एक सिंगल पेरेंट होता है जिसको हम कहते हैं पेरेंट बैक्टीरियम, वो दो डॉटर बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। इनमें सिवाय साइजेस के और किसी किस्म का डिफरेंस नहीं होता है, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के। तो इसलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके रिजल्ट में किसी किस्म की वेरिएशन या वेराइटी नहीं प्रोड्यूस होती है। Next type of reproduction is the sexual reproduction, in which there is involvement or fusion of nuclei of 2 different gametes, यानी कि एग और स्पर्म की आपस में फ्यूजन होगी जिसकी वजह से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ऑफस्प्रिंग इनहेरिट कम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स। 50% उसने अपने फादर से इनहेरिट किए होते हैं अपने जीन्स और 50% अपनी मदर से इनहेरिट किए होते हैं जीन्स। तो इट प्रोड्यूस वेरिएशंस लीडिंग टू एवोल्यूशन, मतलब कि उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है उस ऑर्गेनिज्म में और वो अपने इन्वायरमेंट में बेस्ट सूटेड हो सकता है, बेस्ट तरीके से रह सकता है, तो इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हायर एनिमल्स। हम थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। मेल की बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल की बॉडी में oogenesis का प्रोसेस होता है यानी एग की फॉर्मेशन होती है। फिर स्पर्म्स और एग आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और जो रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक सेल होता है और जिसमें 2 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। फिर इस जाइगोट में डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन, और इससे एम्ब्रियो बनता है और फिर एम्ब्रियो में डिवीजन होगी और इससे एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये हमने बात कर ली अबाउट द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो एडवांस टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग के अंदर मौजूद होता है।
ह्यूमन बींग यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब कि फीमेल की बॉडी के अंदर ही एग को फर्टिलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्म्स। तो फीमेल इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड केयर आफ्टर इट्स बर्थ। और फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसने अपने एम्ब्रियो को अपनी बॉडी में रखना है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है और उसको प्रोटेक्शन देनी है। और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बर्थ के बाद भी मदर उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और उसको केयर प्रोवाइड करती है। तो मोस्ट एफिशिएंट टाइप का रिप्रोडक्शन मौजूद होता है या अकर होता है इनसाइड इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन और मैक्सिमम नरिशमेंट प्रोवाइड की जाती है अपने डेवलपिंग एम्ब्रियो को, अपने डेवलपिंग इंडिविजुअल को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अ पेयर ऑफ गोनेड्स मौजूद होते हैं। गोनेड्स को हम टेस्टिस या टेस्टिकल्स भी कहते हैं। अगर सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो टेस्टिस। और इसमें कुछ नालियाँ मौजूद होती हैं, उनमें है वाजा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइडमस, वॉज डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और लास्ट में है यूरेथ्रा। डक्ट्स को हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट नेम्स देते हैं। फिर हमारे पास कुछ हेल्पर ग्लैंड्स भी आ जाते हैं जो कुछ सिक्रीशंस को बनाएंगे और ऐड करेंगे स्पर्म्स के साथ। तो उनमें 3 ग्लैंड्स की हम बात करेंगे, जिसमें एक है सीमेनियल या सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द थर्ड वन इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। और इसमें एक एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन मौजूद होता है मेल की बॉडी में, जिसको हम कहते हैं पीनस। तो ये जितने भी पार्ट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, तो इनमें डिफरेंट पोर्शंस पर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी, कहीं पर इसकी स्टोरेज होगी और कहीं पर इसको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो जो बॉडी से बाहर रिलीज होने का जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं इजैकुलेशन। तो इसकी इजैकुलेशन हो जाएगी आउटसाइड द बॉडी। तो अब हम स्टडी करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को, जिसको हम कहते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस पेयर्ड होते हैं, 2 होते हैं मेल की बॉडी में और इनके 2 काम होते हैं। इन्होंने हार्मोन की प्रोडक्शन करनी होती है, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन करनी होती है और स्पर्म्स की भी प्रोडक्शन करनी होती है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस करनी होती है। स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 13 और 14 एंड कंटिन्यू थ्रू आउट अ मैन्स लाइफ। Spermatogenesis requires 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्पर्मेटोजेनेसिस को 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, मतलब कि 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए as compared to our core body temperature. Therefore, testes are present outside the body in a sac of skin. एक pouch like structure होता है जिसमें testes body के बाहर मौजूद होती है और उस skin की covering को, उस pouch को हम बोलते हैं scrotum, which is a loose pouch of skin which is formed from the lower part of abdominal wall. ये एब्डोमिनल वॉल ही की जो नीचे एक्सटेंशन हुई है, जिसको हम बोल रहे हैं स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर मौजूद होते हैं 2 टेस्टिस। तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? स्क्रोटम हैंग्स बिहाइंड द पीनस, हैंगिंग कंडीशन में, और लूज स्ट्रक्चर्स हैं और ये पीनस के बिहाइंड मौजूद होते हैं। तो हम थोड़ा सा डायग्राम में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं और टेस्टिस को देख लेते हैं। तो ये 2 यानी कि पेयर्ड ओवल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कहते हैं टेस्टिस, और ये मौजूद है जिस एरिया में, उस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। और इनसे फिर कुछ डक्ट्स इराइज होती हैं, एक साइड पर और दूसरे साइड पर। अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें माइक्रोस्कोपिक एक टेस्टी का, तो एक टेस्टी के अंदर इस तरीके से हमें छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स नज़र आएंगे। इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। Each testis is divided into 250 to 300 lobules। और ये मैंने आपको एक लोब्यूल का जो डिटेल डायग्राम है वो बनाया हुआ है। इस लोब्यूल, इस कंपार्टमेंट के अंदर कुछ कॉइल्ड ट्यूब्स पड़ी हुई होती हैं। इन कॉइल्ड ट्यूब्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स।
इंसेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर कितना होता है एक कंपार्टमेंट के अंदर? तो इन ईच लोब्यूल 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, मतलब कि 1 से लेकर 4 तक 4 तक इनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ट्यूब्स हैं ये कॉइल्ड होती हैं और ये अंदर से खाली होती हैं, मतलब कि ये होलो ट्यूब्स होती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म्स की प्रोडक्शन कर लेते हैं तो फिर ये नेक्स्ट पार्ट को दे देते हैं। और नेक्स्ट पार्ट क्या होता है इसका? जब ये बाहर निकल आती है तो कुछ कंपार्टमेंट्स के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल डक्ट बना लेते हैं। तो इस तरीके से इन सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कन्वर्जन हो जाती है कुछ डक्ट्स में, और उन डक्ट्स को हम कहते हैं वाजा एफ्रेंशिया। और इनका कितना नंबर होता है? इनका नंबर होता है 10 से लेकर 20 तक। तो जो स्पर्म्स बनाए होते हैं इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में तो फिर वो वाजा एफ्रेंशिया में आ जाते हैं। और वाजा एफ्रेंशिया जब बाहर निकलता है तो ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाते हैं। और इन कॉइल्ड पाइप्स को अब हम नाम देंगे एपिडिडाइडमस का। और अगर हम देखें तो ये एपिडिडाइडमस इस टेस्टिस के आउटसाइड या बैक साइड पर मौजूद होते हैं। और जब ये एपिडिडाइडमस इस टेस्टिस को लीव करते हैं और बाहर निकल आते हैं तो इस पाइप को हम नाम देते हैं वाज डिफरेंस। और हम इसको दूसरा नाम भी दे देते हैं डक्टिस डिफरेंस। क्योंकि डक्टिस क्यों कहा? क्योंकि ये डक्ट की डक्ट है और ये मेन डक्ट है, तो इसलिए हमने इसको डक्टिस डिफरेंस कहा। ये स्ट्रेट होती है और ये मेन डक्ट होती है और ये स्पर्म को कैरी करती है। स्पर्म को कहाँ कैरी करती है? ये इस तरीके से रन कर रहा होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जा रहा होता है। जब ये एब्डोमिनल कैविटी में आता है तो यूरिनरी ब्लैडर, जिसने यूरिन को स्टोर किया होता है, तो उस पोर्शन को हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो ये वाज डिफरेंस इस यूरिनरी ब्लैडर को सराउंड करता हुआ डीप जा रहा होता है इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और फिर ये उस पाइप को जो कि यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, तो उसको ज्वाइन कर लेता है। तो वाज डिफरेंस यूरेथ्रा को ज्वाइन कर लेता है। और यूरेथ्रा वो पाइप होती है जिसके थ्रू यूरिन में भी रिलीज़ होना है बॉडी से, और जो वाज डिफरेंस की सिक्रीशंस है उसमें भी रिलीज़ होना होता है। तो एक ही डक्ट है, दो डिफरेंट पर्पसेस के लिए कंबाइन हो रही है। और ये जो दो डिफरेंट काम है ये सेपरेट टाइमिंग्स में होंगे, एट अ टाइम नहीं होंगे। तो ड्यूअल फंक्शन है इस यूरेथ्रा का, तो इसलिए हम इसको कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। और जिस एरिया में ये प्रेजेंट है उसके बाहर स्पॉन्जी टिश्यू मौजूद होता है, फ्लशी टिश्यू मौजूद होता है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं पीनस। तो यहाँ पे अगर हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को थोड़ा सा और डिस्कस करें तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसका बाहर का जो एरिया है वो इंटरस्टिशियल एरिया कहलाता है। और इस इंटरस्टिशियल एरिया में ये जो मैंने ब्लू से शो करवाए हुए हैं ये है इंटरस्टिशियल सेल्स। अगर हम क्रॉस सेक्शनली इस ट्यूब को देखें तो ये हमें ऐसा नज़र आता है, अंदर से खाली होता है और उस खाली जगह को हम बोलते हैं ल्यूमेन। इसके बाहर का जो एरिया है यानी कि इंटरस्टिशियल एरिया, उसमें मौजूद हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और उन इंटरस्टिशियल सेल्स को हम कहते हैं लेडिक सेल्स, या हम इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि इन्होंने ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के अंडर कंट्रोल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना होता है। तो लेडिक सेल्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर मौजूद होते हैं। और अगर हम इस ट्यूब के अंदर की बात करें तो इसकी एक बाहर की मेम्ब्रेन होती है इस ट्यूब की, और इस बाहर की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, या हम इसको कहते हैं बेसल लेमिना। इस बेसल लेमिना के अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं और इन सेल्स को हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। दो तरह के एपिथेलियल सेल्स इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। एक ये बड़े बड़े सेल्स हैं जो कम नंबर में मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं सर्टोलाई सेल्स। सर्टोलाई सेल्स का ये काम होता है कि इसने बाकी एपिथेलियल सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करनी होती है। जो सर्टोलाई सेल्स के इधर उधर एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं हम इनको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। जर्मिनल का मतलब ये है कि इन्होंने जर्म सेल्स बनाने हैं। जर्म सेल्स मीन कि इन्होंने स्पर्म्स बनाने होते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स हैं
जर्मिनल सेल्स हैं क्योंकि स्पम्स बना रहे होते हैं। जब ये स्पम्स बना लेते हैं, ये मैंने आपको स्पम्स शो कराए हैं, तो ये इन सर्टोलाइज सेल्स के करीब करीब रहेंगे ताकि इन सर्टोलाइज सेल्स से अपनी नरिशमेंट को ले सकें। जब ये एक प्रॉपर लिमिट तक पहुंच जाएंगे ये स्पम्स, तो फिर ये इन सर्टोलाइज सेल से सेपरेट कर दिए जाएंगे और इस ल्यूमन के अंदर इनको डाल दिया जाएगा। तो जब इनको ल्यूमन के अंदर डाल दिया जाएगा तो उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट की तरफ पुश कर दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, वो है वॉजा इफ्रेंशिया। फिर वॉजा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइडमस और फिर एपिडिडाइडमस से वॉज डिफरेंस की तरफ आएंगे। तो ये जो सारे इनके डक्ट्स हैं, हम इसको थोड़ा सा थ्योरी में भी स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से याद हो जाए। डक्ट्स, वॉजा इफ्रेंशिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जब वो आपस में मिल जाती हैं, जो पाइप्स बनाती हैं, उसको हमने कहा वॉजा इफ्रेंशिया। अबाउट 10 से लेकर 12 इनका नंबर होता है। ये कलेक्ट करते हैं स्पर्म्स को कहाँ से, टेस्टिस से। टेस्टिस में कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, एंड ट्रांसफर इट टू द एपिडिडाइडमस। एपिडिडाइडमस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे क्वाइल्ड पार्ट है, हाईली क्वाइल्ड डक्ट है ये। अगर हम इसको अनक्वाइल्ड कर दे, सीधे सीधे रख दे, तो इसकी लेंथ होगी 6 मीटर यानी कि 12 फीट। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ऑन द बैक साइड ऑफ ईच टेस्टिस। और क्या फंक्शन होता है इसका, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स एंड प्रोवाइड नरिशमेंट। आपको ये पॉइंट लाजमी याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एपिडिडाइडमस इज to provide the ability of swimming to sperms। आपको याद रहना चाहिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में और वॉजा इफ्रेंशिया में जो स्पर्म्स पड़े हुए हैं वो स्विम नहीं कर सकते हैं, उनमें स्विमिंग की एबिलिटी नहीं होती है। लेकिन जब वो एपिडिडाइडमस तक आते हैं तो इनको स्विमिंग की पावर दे दी जाती है, अब वो स्विम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एपिडिडाइडमस से आगे जो ट्यूब आएंगे उसको हम बोलेंगे वॉज डिफरेंस, जिसको हमने डक्टिस डिफरेंस भी कहा क्योंकि ये डक्ट की डक्ट है, ये लॉन्ग होती है, ये स्ट्रेट होती है और ये मेन डक्ट होती है। इजैकुलेटरी डक्ट, वॉज डिफरेंस मूव डीप इन द पाइलोविक कैविटी, और हमने फिर ये एक ग्लैंड को वो कर लेता है, सराउंड कर लेता है। अगर हम डायग्राम में देखें इसको, ये हमारे पास है वॉज डिफरेंस। जब ये इस एब्डोमिनल कैविटी में आता है तो ये यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं सीमेनियल वेजिकल। तो सीमेनियल वेजिकल की अपनी एक छोटी सी डक्ट है, तो ये डक्ट और ये जो वॉज डिफरेंस की डक्ट है, जब ये कंबाइन हो जाती हैं तो फिर हम इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट एक्चुअली यूरेथ्रा में ओपन होती है। वॉज डिफरेंस डायरेक्टली यूरेथ्रा में नहीं ओपन होती, बल्कि इजैकुलेटरी डक्ट एक साइड से भी ओपन हो रही है और दूसरी साइड में ओपन हो रही होती है। तो जो इजैकुलेटरी डक्ट है, ये वॉज डिफरेंस जब मूव करता है पैल्विक कैविटी में, और जब ये सीमेनियल वेजिकल यानी ग्लैंड के डक्ट के साथ कंबाइन हो जाता है तो इससे एक छोटी डक्ट बन जाती है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट। इसका क्या काम होता है, इसने ट्रांसफ़र करना होता है स्पर्म्स को, इसने एम्प्टी होना है इनसाइड द यूरेथ्रा और जो सिक्रीशंस हैं उसको डाल देना है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा क्या है, ये वो पाइप है जो कि इजैकुलेटरी डक्ट के साथ भी लिंक हो रहा है और जो यूरिनरी ब्लैडर से भी आ रहा है। तो ये 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी मेल के अंदर, जबकि फीमेल में इसकी लेंथ कम होती है। ये टर्मिनल पार्ट होता है मेल डक्ट सिस्टम का एंड इट ओपन टू द आउटसाइड, और ये ट्रांसफ़र कर सकता है यूरिन को भी और सीमन को भी। सीमन हमने किसको कहा, उस लिक्विड को हम सीमन बोलते हैं जो कि मेल के पीनस से रिलीज होता है। तो इसका ड्यूअल फंक्शन है यूरेथ्रा का, इसलिए हम इसको कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट या यूरिनोजेनिटल ऑरिफिस। और जो यूरेथ्रा है, जिस पोर्शन में ये बॉडी से बाहर इसकी ओपनिंग मौजूद है और जो इसके इर्द गिर्द फ्लैशी या स्पॉन्जी टिश्यूज़ मौजूद है, तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं पीनस। और पीनस क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है स्पर्म्स को इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी कि वेजाइना में इसको रिलीज़ करता है, सीमन को रिलीज़ करता है। तो ये हमने डक्ट्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द 3 एसेसरी ग्लैंड्स। तो पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं ताकि हमें थ्योरी के अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एक तो ये हमने ग्लैंड की बात कर ली जिसको हमने कहा सीमाइनल वेजिकल, जो कि लीफ की तरह का
एक ग्लैंड है और इसकी एक छोटी सी डक्ट है जो कि वॉस डिफरेंस के साथ कंबाइन होकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती हैं। इसकी सिक्रीशंस को हम कहते हैं इसी के नेम से सेमाइनल फ्लूइड। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो रहा है यूरेथ्रा में, तो जिस पॉइंट पर ये ओपन होता है यूरेथ्रा में, तो यूरेथ्रा को चारों तरफ से एक दूसरा ग्लैंड सराउंड कर रहा है। उस ग्लैंड को हम कहते हैं प्रोस्टैट ग्लैंड, और प्रोस्टैट ग्लैंड भी सिक्रीशंस रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टैटिक फ्लूइड, और वो सिक्रीशंस भी ऐड हो जाती हैं उन सिक्रीशंस के साथ जो कि इजैकुलेटरी डक्ट से आ रही होती हैं। फिर जब ये यूरेथ्रा आगे जाता है तो इसके दोनों साइड्स पे छोटी छोटी सी ग्लैंड्स मौजूद है जिसको हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो अगर हम इनको देखें तो इनमें इन ग्लैंड्स में सबसे बड़ा ग्लैंड है प्रोस्टैट ग्लैंड, और इनमें सबसे छोटे ग्लैंड्स कौन से हैं? इनमें है काउपर्स ग्लैंड। कौन से पेयर्ड है, कौन से अनपेयर्ड है? जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं वो पेयर्ड हैं, प्रोस्टैट ग्लैंड अनपेयर्ड है, और काउपर्स ग्लैंड भी पेयर्ड ग्लैंड होते हैं। तो एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एसेसरी का मतलब है हेल्प करना, तो ये हेल्प कर रहे होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान में। दे आर प्रेजेंट इंटरनली। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पीनस, स्क्रोटम और जो टेस्टिस हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। फिर जो सिमिलिफेस ट्यूब्यूल्स हैं, जो वॉजा इफ्रेंशिया है, एपिडिडाइडमस है, और वॉज डिफरेंस का कुछ पोर्शन ये भी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। वॉज डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी में जाता है, और उसके बाद फिर जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो भी बॉडी के अंदर मौजूद है। यूरेथ्रा का कुछ पोर्शन बॉडी के अंदर, कुछ पोर्शन बॉडी के बाहर मौजूद है, और जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं तो ये भी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट बॉडी के अंदर है और कौन सा बाहर है। तो 3 ग्लैंड्स को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला है सीमेनियल वेसिकल, लीफ लाइक है, पेयर्ड ग्लैंड होते हैं, और इनकी अपनी एक शॉर्ट डक्ट होती है जो कि वॉस डिफरेंस के साथ कंबाइन होकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती हैं। इसकी सिक्रीशन को हम कहते हैं सीमाइनल फ्लूइड, जो कि टोटल सीमन का 60 to 75% हिस्सा बनता है, और सबसे ज़्यादा यही सिक्रीशन इस सीमन में मौजूद होती है। इसकी सिक्रीशन की नेचर होती है अल्कलाइन, और इसकी केमिकल कंपोजिशन में मौजूद होता है फ्रक्टोज शुगर, स्कॉर्बिक एसिड। ये दोनों, स्कॉर्बिक एसिड मीन विटामिन सी। तो ये दो जो केमिकल्स हैं ये एज अ एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म्स काम कर रहे होते हैं। और इस अल्कलाइन फ्लूइड में एक केमिकल मौजूद है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये फैटी कंपाउंड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सर्विक्स में मौजूद म्यूकस की सॉफ्टनिंग में। सर्विक्स फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट में मौजूद यूट्रस की ओपनिंग को कहा जाता है। उस ओपनिंग में म्यूकस मौजूद होता है जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। उसको नरम किया जाता है ताकि वहाँ से स्पर्म्स मूव कर सके यूट्रस के अंदर। तो ये एक दूसरा फंक्शन भी है इसका कि ये रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सच एज ओविडक्ट टू इंश्योर दैट द स्पर्म्स आर लेस लाइकली टू बी एक्सपेल्ड। तो जब सीमन को वेजाइना में डाल दिया जाता है तो फिर उसने सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस में, और फिर यूट्रस से इसने ओविडक्ट में पहुंचना है। मतलब कि एंटी पेरिस्टालिसिस का प्रोसेस होता है, रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। तो उस रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है ताकि जो स्पर्म्स है वो अपनी डेस्टिनी यानी कि ओविडक्ट, और ओविडक्ट में जो एग मौजूद होगा तो उस तक पहुंच जाए। और इस केमिकल में मौजूद होते हैं कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि विद द हेल्प ऑफ वेजिकुलेज एंजाइम कोगुलेशन कॉज करते हैं सीमन की। जब सीमन इजैकुलेशन के बाद विजाइना में उसको रिलीज़ कर दिया जाता है तो वो अगर पतला होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा तो विजाइना से बाहर रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन उसको तो ओविडक्ट तक पहुंचना है तो इसलिए थोड़ा सा उसको हल्का सा उसको गाढ़ा किया जाता है, उसकी कोगुलेशन की जाती है ताकि ये पहुंच जाए ओविडक्ट तक। तो इट रिड्यूसेस द मैक्सिमम लॉस ऑफ सीमन, और जो चांसेस है फर्टिलाइजेशन के वो इंक्रीज हो जाए। ये क्लॉटिंग फैक्टर डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, जिसको हमने कहा सेमाइनल फ्लूइड अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। इसमें
फ्रक्टोज शुगर, स्कॉर्बिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन और क्लॉटिंग फैक्टर्स और वेसिकुलेज एंजाइम्स होते हैं। हर एक केमिकल का अपना एक पर्टिकुलर रोल होता है और इनकी सेक्रेशन सीमन का टोटल 60 to 75% हिस्सा होते हैं। ज़्यादातर सिक्रीशन सीमेनियल फ्लूइड ही ऐड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड है, दैट इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड चारों तरफ से यूरेथ्रा को सराउंड कर रहा होता है और इसकी अपनी पतली पतली डक्ट्स होती हैं जो कि यूरेथ्रा में ओपन होती हैं और जो प्रोस्टैटिक ग्लैंड की सिक्रीशन है उसको डाल रही होती है यूरेथ्रा में। तो 3 डक्ट्स हैं दैट ओपन इनटू यूरेथ्रा। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिंगल होता है, दैट्स अराउंड द यूरेथ्रा और इसकी सिक्रीशन को हम प्रोस्टैटिक फ्लूइड कहते हैं जो कि स्लाइटली एसिडिक होती है, स्लाइटली, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड यानी कि सिट्रेट मौजूद होता है जिसकी वजह से जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। सिट्रिक एसिड का मौजूद होना ये स्पम्स की न्यूट्रिशनल सोर्स के तौर पे काम कर रहा होता है और इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन मौजूद होता है और इसमें कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, स्पेशली हाई यूरोनिडेज जो कि एक डिग्रेडेटिव एंजाइम है और ये हेल्प करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। ये ओवम के आउटर लेयर को रप्चर कर रहा होता है ताकि स्पर्म उस ओवम के अंदर जा सके और उनके न्यूक्लिया के आपस में फ्यूजन हो सके। तो ये है केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोस्टैटिक फ्लूइड, उसमें सिट्रेट मौजूद है, प्रोस्टाग्लैंडिन और हाई यूरोनिडेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी एंजाइम्स इसमें मौजूद हैं और जो प्रोस्टैट ग्लैंड है इसकी सिक्रीशन मिल्की अपीयरेंस दे रही होती है और जो कि टोटल सीमन का 25 to 30% हिस्सा होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। पेयर ग्लैंड होते हैं और स्मॉल होते हैं और ये अपनी सिक्रीशन को यूरेथ्रा में ऐड करते हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो काउपर्स ग्लैंड हैं ये जो अपनी सिक्रीशन दे रहे हैं इसको हम कहते हैं प्री इजैकुलेट, मतलब कि इजैकुलेशन से पहले जो इजैकुलेटरी डक्ट है उसके ओपनिंग से पहले जो काउपर्स ग्लैंड है वो अपनी सिक्रीशन को यूरेथ्रा में ऐड कर देगा। इसकी सिक्रीशन का क्या काम होता है? इसकी सिक्रीशन का मेन काम ये होता है कि इसने यूरेथ्रा को साफ करना होता है क्योंकि उस रास्ते से पहले यूरिन गुजरा हुआ होता है और यूरिन का इन्वायरमेंट होता है, उसका पीएच होता है एसिडिक। तो अगर इसको साफ ना किया जाए और यहाँ से स्पर्म्स गुजारे जाए तो स्पर्म मर जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट पर, उनको अल्कलाइन इन्वायरमेंट पसंद होता है। तो ये जल्दी जल्दी से काउपर्स ग्लैंड स्पर्म्स के आने से पहले उस रास्ते को साफ कर देते हैं यूरिन से, उस इन्वायरमेंट को अल्कलाइन बना देते हैं क्योंकि इसकी सिक्रीशन न्यूट्रलाइज कर रही होती है उस एसिडिक इन्वायरमेंट को, क्योंकि वहाँ से पहले यूरिन गुजरा हुआ होता है। तो ये कुछ अल्कलाइन सिक्रीशंस दे रहा होता है जो कि न्यूट्रलाइज करता है यूरेथ्रा को ताकि वहाँ से जो यूरिनरी एसिडिटी है उसको ये हटा सके। और इसके अलावा ये म्यूकस भी रिलीज करता है अपनी उस सिक्रीशंस में। म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस लुब्रिकेट करता है यूरेथ्रा की जो पाइप है उसको भी लुब्रिकेट करता है और पीनस को भी बाहर से लुब्रिकेट करता है ताकि रिड्यूस कर सके फ्रिक्शन को ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जो काउपर्स ग्लैंड की सिक्रीशन है ये 1 to 5% हिस्सा होता है पूरे सीमन का। तो ये हमने डिस्कस कर लिया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में कि ये अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है, उसका भी अपना पर्टिकुलर काम है और म्यूकस भी रिलीज करता है जिसका अपना एक पर्टिकुलर काम होता है। 1 से लेकर 5 तक की परसेंटेज में ये अपनी सिक्रीशन दे रहे होते हैं। तो ये जितने भी ग्लैंड्स हैं यानी कि सीमेनियल वेसिकल्स, प्रोस्टैट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, जब ये अपनी सिक्रीशंस और इनके साथ जब स्पर्म्स ऐड हो जाते हैं जो कि बहुत डिफरेंट से आ रहे होते हैं तो इन सारों को कंबाइंडली हम बोलते हैं सीमन। तो सीमन का जो पीएच होता है वो भी अल्कलाइन होता है क्योंकि सीमन में स्पर्म्स मौजूद है अलॉन्ग विद द सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। तो इनका बेसिक मकसद यही होता है कि जो स्पर्म्स हैं उनको नरिशमेंट दे सके, उनको प्रोटेक्शन दे सके और जो इन्वायरमेंट है उसको स्पर्म्स के लिए फेवरेबल बना सके, चाहे वो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो या फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो। तो अल्कलाइन होता है इसका पीएच, इट हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द मेल यूरेथ्रा एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि विजाइना में जब सीमन को डाल दिया जाता है तो विजाइना का भी जो इन्वायरमेंट
होता है वो एसिडिक होता है। अगर स्पर्म्स के साथ बाकी जो ग्लैंड्स हैं इनकी सिक्रीशंस मौजूद न होती तो स्पर्म्स विजाइना के एसिडिक एनवायरनमेंट में मर जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सीमन के बाकी जो फ्लूइड्स हैं तो वो स्पर्म्स के लिए एनवायरनमेंट को फेवरेबल बना देते हैं। और इस सीमन में स्पर्म्स बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, यानी कि 2 से लेकर 5% तक। जो सीमन में स्पर्म्स के अलावा जो केमिकल्स मौजूद होते हैं ये स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये स्पर्म्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट मीडियम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो टोटल जो सीमन है तो उसकी क्वांटिटी होती है 2 से लेकर 5 ml तक, और इसमें स्पर्म्स होते हैं, ये सीमन की क्वांटिटी है टोटल, और इसमें स्पर्म्स होते हैं 20 से 150 मिलियंस टोटल 1 ml में। तो ये हम 1 ml की बात कर रहे हैं कि सीमन तो टोटल इजोकुलेट होता है 2 से लेकर 5 ml तक, लेकिन पर ml उसमें स्पर्म्स मिलियन की क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सीमन हमने जो ग्लैंड्स है उसकी सिक्रीशन अलॉन्ग विद स्पर्म्स को कहा, और स्पर्म्स की क्वांटिटी कम होती है, इसमें मिलियंस में होती है, लेकिन बाकी जो सिक्रीशंस हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सो आप इस टॉपिक को गौर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इससे बन सकते हैं।